Good morning. Namaste, India. Welcome to the show She Speaks at 10. ये शो आमरा फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया पहल है जो कि विमेन एम्पावरमेंट एंड जनरल इक्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आमरा फाउंडेशन ने भारत की हर महिला के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहाँ पे मतलब हर जो भी विमेन हैं वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हैं। अपनी उनको अगर कोई भी स्ट्रेस है, किसी भी तरह की अगर उनको दिक्कत है, तो वो आमरा फाउंडेशन में वहाँ से अपनी जो भी हेल्प ले सकती हैं। बहुत ही कम ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि ऐसे काम करते हैं। आमरा फाउंडेशन बहुत एक मतलब विमेंस के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ही बहुत कम लोग करते हैं, और ऐसी संस्थाओं को हमें और अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आमरा फाउंडेशन के लिए बोल के कि वो विमेंस के लिए, इंडियन विमेंस के लिए इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसी के लिए उन आमरा फाउंडेशन ने दिल्ली एनसीआर के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इशू कराया है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। वो नंबर है 1800-833-2300। ये नंबर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, 1800-833-2300। ये नंबर आपको मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा। इस नंबर पे दिल्ली एनसीआर में कोई भी लेडीज हैं, कोई भी वुमेन है, उनको अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ अगर अब मैं अपनी जो लाइफ जर्नी है उसको स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आमरा फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं मिसेस विनीता शर्मा बख्शी मैम, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने इस शो में बोलने का मौका दिया, मेरी लाइफ को की जो जर्नी है उसको शेयर करने का मौका दिया। उससे पहले मैं मिसेस विनीता बख्शी मैम के बारे में बताना चाहूंगी कि वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं और एक ऑथर भी हैं। और हाल ही में उन्होंने एक बुक रिलीज की है 31 माइल्स, जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। आप लोग इस बुक को जरूर देखिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ की जर्नी शायद कई लोगों को इंस्पायर करे कि कैसे एक लड़की, एक गरीब घर की लड़की एक छोटे से गांव से उठ के मेट्रो सिटी में जाती है, वहां पे सरवाइव करती है। कैसे मतलब उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जिस दुनिया को उसने कभी शायद जी देखा भी नहीं है, उसमें जाके उसको रहना पड़ता है। कैसे वहां सरवाइव करती है, अपने आप को कैसे वहां पे अपनी जॉब के लिए वहां पे जाती है, वहां जो भी मतलब काम होता है उसके लिए। उसके बाद उसको फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जॉब छोड़ना पड़ता है, अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से। उसके बाद फिर 2008 में एक ऐसा फेज आता है बीजिंग ओलंपिक, जिसमें एक शूटिंग, स्पोर्ट्स शूटिंग जो है उसको देख के, जिसमें एक भारत के अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल लिया था उस टाइम, उसको देख के कैसे उस लड़की का जो है करियर फिर से चेंज होता है। उसके जो सपने थे वो वापस से एक लाइन उसमें आते हैं, लाइन में आते हैं। तो अब मैं आपको अपनी स्टोरी में यही बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने ये सब अपनी जो स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनिया डडवाल है। मैं एक नेशनल लेवल के प्लेयर हूँ, राइफल शूटर हूँ मैं। और मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो स्टार्ट होती है पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव चौंकी पटियाड़ी, जो कि मेरा विलेज है, यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ।
मेरी फैमिली में मेरे मदर, फादर और मेरे 2 अ, भाई हैं। अ, अभी मेरे फादर नहीं हैं, लेकिन जो मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मेरे कोई सपने जो थे, मैंने शुरू से जो सपने देखे उन्होंने कभी टूटने नहीं दिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि कैसे मेरी जो स्कूलिंग थी, मेरे जो फादर थे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। अ, तो उनको ये अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद फिर हमारी जो फैमिली में हमारे लिए एक बहुत ही टफ टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि फाइनेंशियली जो भी थी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम मैं और मेरे भाई जो स्टडी कर रहे थे उस टाइम, तो हमारे लिए बहुत ही टफ टाइम आ गया था कि कैसे हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, कैसे आगे सर्वाइव करें, घर की और सारी ज़रूरतें कैसे पूरी करें। तो लेकिन मेरे फादर ने हमारे ऊपर कभी प्रेशर नहीं आने दिया किसी चीज़ का, और हमें मैंने गवर्नमेंट स्कूल, मेरी जो सारी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही है। फिर भी उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए कोई कमी-पेशी नहीं आने दी, और उन्होंने जितना हो सकता था हमारे लिए, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। गाँव में एक्चुअली क्या था कि उस टाइम जो लड़कियों को इतना वो नहीं करते थे, मतलब लड़कियों को सोचते थे लड़की है, इसको पढ़ाया और इसको 10th करवाओ और उसकी शादी, मतलब जैसी उसकी एज होती है उसकी शादी कर दो। बट मेरी फैमिली में थोड़ा-सा अलग था। मेरे जो फादर थे, वो चाहते थे कि मैं जॉब करूँ। मतलब मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और मैं जॉब करूँ। उन्होंने मुझे मेरे भाइयों से भी बढ़ के रखा। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैंने स्कूल किया, मैं कॉलेज जाना चाहती थी, बट मैंने जैसे कि बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैं कॉलेज नहीं कर पाई। बट मुझे उस टाइम जॉब की भी ज़रूरत थी, क्योंकि फैमिली में जो भी ज़रूरतें पूरी करनी थी, भाई थे, फादर, मदर सबकी जो भी ज़रूरतें थी, तो फैमिली में एक जॉब के लिए मुझे था कि मैं जॉब करूँ। तभी मैंने एक गवर्नमेंट का एक फैशन डिज़ाइनिंग का एक फॉर्म आया, मैंने वो फिल किया और मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो बात थी कि मेरी जो सिलेक्शन हुई थी, वो मुझे उसके लिए दिल्ली जाना था कुक डिप्लोमा करने के लिए। दिल्ली, जिसका नाम मैंने सिर्फ़ शायद टीवी पे ही सुना होगा। मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, मतलब देखा नहीं उसके बारे में, कुछ पता नहीं था कि वहाँ का कल्चर क्या है, कैसे रहते हैं। तो जब मैं दिल्ली पहुँची, तो वहाँ पे मुझे शुरू में तो लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ठीक से हिंदी में भी बात करना नहीं आता था उस टाइम। अ, मेरी जो लैंग्वेज थी पंजाबी लैंग्वेज थी, तो मुझे हिंदी में भी बात करना नहीं आता था। वहाँ के लोग, वहाँ के जितने भी सबको देख के मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं सबसे अलग हूँ यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ही मैनेज करके वहाँ कोर्स के लिए भेजा। तो अब दोनों चीज़ें थी, इसलिए मेरा पूरा फ़ोकस मेरे कोर्स पे, मेरे डिप्लोमा पे गया। मैंने पूरा फ़ोकस से दिन-रात मेहनत की वहाँ पे डिप्लोमा के लिए, और मैंने वहाँ पे अच्छी ग्रेडिंग से सेकंड पोज़ीशन पे वो डिप्लोमा कंप्लीट किया, जिसके लिए और उसी के चलते मुझे एक किया। लेकिन उसके बाद भी फिर जब मैंने वो जॉब डिप्लोमा किया, इतनी मेहनत की, जॉब भी ऑफर आया, जॉब एक्सेप्ट की। उसी के दौरान मेरे फादर जो है उनकी तबीयत फिर से ज़्यादा बिगड़ गई। मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे अपनी वो जॉब छोड़नी पड़ी। शायद ये भी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने जॉब छोड़ी, और फिर मैं वापस अपने गाँव आ गई। एक तरह से गाँव में फिर से वही सब बोलने लगे कि क्या फ़ायदा हुआ, डिप्लोमा भी किया, इतना खर्चा भी किया, इतना मतलब करने के बाद आप फिर घर पे आ गए। लेकिन मेरे फैमिली ने मुझे इन बातों से दूर रखा। उन्होंने मुझे कभी ऐसी चीज़ों का प्रेशर लेने नहीं दिया कि लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखना और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है।
फिर इसी दौरान 2008 में बीजिंग बीजिंग ओलंपिक्स हुए, जिसमें कि भारत के जो एक शूटर हैं, सभी जानते ही हैं उनके बारे में, अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया इंडिया के लिए। और वो जो मोमेंट थी, तो मुझे तो अभी बताने में भी वो जो फीलिंग आ रही है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब वो पोडियम पे गए थे और उन्हें गोल्ड मेडल लिया, और पीछे एंथम, हमारा जो एंथम बजा, वो सुन के मतलब हर इंडियन के मतलब एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और एक प्राउड मोमेंट होती है हमारे लिए। और उस टाइम मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना मैं भी स्पोर्ट्स में जाऊं, किसी स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स करूं। और दूसरे मन में चलो वो सपना था कि उसके रहते मैं स्पोर्ट्स मतलब सपना तो देख सकती हूँ, लेकिन उसको हकीकत में शायद बदलने का उस टाइम मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं उसको कर पाऊंगी। से ही मैं 2001 मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई 2008 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मैंने एक फॉर्म फिल किया, उनका एक फॉर्म आया था, फॉर्म फिल किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने वो फॉर्म फिल किया, और उसके जो भी ट्रायल्स थे, जो भी उनकी कंडीशंस थी, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स थी, वो मैंने सारी पूरी की। फिजिकल टेस्ट हुए, रिटन टेस्ट हुए, वो मैंने सारे अपने एफर्ट से कंप्लीट कर लिए। तो और मेरा उसमें उसमें भी फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने वो कंप्लीट किए, और कॉल लेटर आने में 6 मंथ का गैप हो गया। तब भी फिर लोगों की वही बातें स्टार्ट हो गई कि इतना मतलब मेहनत की है और अभी तक इनका कॉल लेटर तो आया नहीं है। ये तो मुझे भी अंदर से थोड़ा फील फील होने लग गया था। लेकिन फिर मेरा वो कॉल लेटर आ गया, और मैंने 17 नवंबर 2008 में ज्वाइन कर लिया। तो मुझे बहुत ही जरूरी थी उस टाइम पे, मुझे जॉब करना ही है, क्योंकि सिर्फ सपने ही पूरे करने के लिए जॉब जरूरी, जॉब भी जरूरी है। अपने सपने तो चलो थे मेरे, तो मुझे जैसे मेरे जॉब लगी तो एक उम्मीद जागी। एक तो फिर मैंने बीएसएफ, जैसे मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया, उसमें मेरी जो भी ट्रेनिंग थी, शूटिंग, उसमें शूटिंग थी, और उससे फिर मुझे एक लगा कि नहीं, मैं सही राह पे चल रही हूँ, मुझे जो भगवान ने एक रास्ता दिया है वो सही है। तो शूटिंग, और मेरी शूटिंग अच्छी थी, और मेरी वहां से डायरेक्ट बीएसएफ की सेंट्रल शूटिंग टीम में सिलेक्शन हो गई। और ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर मैं इस तरह से मैं अपनी जो भी मैं मेरा जो बैकग्राउंड था, जो भी मैं गांव से लेके दिल्ली ये सब कर जो करके फाइनली मैं उस लाइन में पहुंच चुकी थी। मतलब फाइनली मैं शूटिंग में आ गई। तो लेकिन इतना फिर भी आसान नहीं था किसी भी स्पोर्ट्स को करना। अ, मतलब ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है कि मैंने कुछ सोचा था, मतलब जिस चीज के बारे में मैंने सोचा था, मेरी कोई प्लानिंग तो नहीं थी, लेकिन मेरे सपने जरूर थे, मैंने सपने देखे थे, और वो सपने मुझे उसी लाइन में लेके जा रहे थे। ये रियलिटी है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप किसी चीज के लिए सोचते हो, अगर आपके मन में कुछ है, तो वो आपको मिलेगा जरूर। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको उन सपनों को साकार करने के लिए खुद उसको प्रैक्टिकली उसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। अपने आप के अंदर से आपको एक बार करना पड़ेगा कि आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे हैं, आप एक बार फेल हुए, 2 बार हुए, अब बार बार ट्राई, अब बार बार ट्राई करो। दुनिया आपको किसी का नहीं सुनना है। तो वो आपको जो एक जैसे कि मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आपको उस लाइन में ले आता है। आपको अपने आप उस लाइन में अ, ले आता है। फिर उसके बाद मैंने जब जैसे कि मैंने बताया कि फिर मैं बीएसएफ की सेंट्रल शूटिंग टीम में पहुंच चुकी थी, तो मेरा जो शूटिंग करियर था वहां से स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही मेरा शूटिंग करियर स्टार्ट हुआ, मुझे पता चला काफी सारी चीजें शूटिंग के बारे में कि इतनी मतलब बहुत ही अ, मतलब उसमें भी बहुत मेहनत चाहिए, इतना आसान नहीं है वहां पे भी। तो वहां पे हमारी ट्रेनिंग हुई,
जो मैं राइफल शूटिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली है। अराउंड 1 लाख की हमारी किट आती है। मतलब अगर मैं टोटल बताऊँ तो 4 से 5 लाख तक हमारा टोटल इक्विपमेंट आता है विद राइफल। तो जैसे कि मैं बीएसएफ की टीम में थी तो उन्होंने प्रोवाइड करवाया, और जैसे उन्होंने प्रोवाइड कराया, उन्होंने ट्रेनिंग दी। 3-3 4-4 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती थी। तो उसके लिए मैं बीएसएफ का भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो मुझे क्योंकि नॉर्मली मैं जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स तो थी, उसके रहते मैं नॉर्मली अगर बाहर से खेलना चाहती तो मैं शायद नहीं खेल पाती उस टाइम। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं कि शायद मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि ये गेम इतनी कॉस्टली थी। अ, तो फिर उसके बाद फिर जब स्टार्ट किया तो एक स्टार्ट किया, फिर हम शूटिंग बीएसएफ के ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कि जितनी भी ऑल इंडिया की अलग-अलग पुलिस पुलिस फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनके बीच में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उनमें सबसे मेन कॉम्पिटिशन होता है ऑल इंडिया पुलिस। तो मैंने 2009 में फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला और उसमें मेरे 3 मेडल थे। फीलिंग थी, उसने मेरे अंदर और क्रेज़ भर दिया इस चीज़ के लिए कि नहीं अब तो मतलब जैसे होता है ना कि जैसे हम पहला स्टेप लेते हैं, तब लगता है कि अब हम और अच्छे से कर सकते हैं। मतलब ऊपर तक हम जो भी है सपने देख सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, 2009 में मैंने बताया कि मेरे मेडल थे, फर्स्ट टाइम मेडल थे। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे फादर को हुई, न्यूज़पेपर में आया, नाम आया, घर में फ़ोटोज़ वगैरह लगाई, तो मतलब वो एक अलग माहौल था। फिर धीरे-धीरे पता चला कि ये हमारा अभी स्टार्टिंग है। ये मतलब यहाँ पे इतना खुश भी नहीं होना है, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ओलंपिक तक का बहुत ही लंबा सफ़र है। क्योंकि जो ओलंपिक्स तक पहुँचते हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होता है। ये जो उस लाइन में है, वो ये शायद समझ सकता है। वो लेकिन अब मैं इस राह में चल पड़ी थी, तो फिर मुझे लगा कि अ, अब मैं कर सकती हूँ। अ, उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मैंने 10 मीटर एयर राइफल से स्टार्ट किया था और उसमें मेरी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस होती थी। टीम में मेरी अच्छी पोज़ीशन थी। मेरे मेडल्स आते थे, जो भी कॉम्पिटिशन्स आते थे, मैं खेलती थी। मेडल्स भी आते थे। उसके बाद फिर मैंने 2009 में ही मैंने एक 300 मीटर का कॉम्पिटिशन खेला, जो कि मऊ, इंदौर में हुआ था। तो उस कॉम्पिटिशन में भी मेरा मेडल आया। अ, उससे भी मुझे वो नेशनल लेवल का गेम थी। उस तब मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल 300 मीटर से था। मुझे बहुत मतलब खुशी तो होती है, लेकिन एक अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है। एक अंदर से अलग से हिम्मत मिलती है कि हम आगे और करें। फिर जब उसके बाद फिर मैंने हाँ, मतलब कंटिन्यू हो गया कि नेशनल खेलना। फिर मैंने 2014 में 2014 तक हर ईयर में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, मेडल्स आते थे, खेलते थे। 2014 में फिर मेरा इंडो-भूटान में सिलेक्शन हुआ। अ, उस सिलेक्शन मतलब वो सिलेक्शन भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, मतलब मैं खुद बोल सकती हूँ कि क्योंकि वो किस तरह से सिलेक्शन हुआ था कि ना तो मेरे पास जो भी उस इवेंट में जो राइफल यूज़ होती है, मेरे पास वो राइफल नहीं थी और ना ही उस टाइम मेरे पास वो इक्विपमेंट था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो हमारी बीएसएफ टीम थी, सेंट्रल शूटिंग टीम थी, वो उस टाइम के लिए क्लोज़ हो चुकी थी और हम लोग बॉर्डर पे जा चुके थे ड्यूटीज़ के लिए। तो मैं भी बॉर्डर पे थी उस टाइम ड्यूटी पे। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे ऐसे ही कॉल किया, मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे एक कॉम्पिटिशन आया है, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगी? तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि बहुत कॉस्टली गेम है, बीएसएफ में थे, जब कर रहे थे वहाँ टीम में तो सब कुछ वो प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फिर छुट्टी ली वहाँ से और खुद से उसको पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, तो मेरे जब मैंने कोशिश की
तो जब मैं राइफ़ल नहीं थी मेरे पास, फिर मैंने किसी से बात की, उन्होंने मुझे राइफ़ल प्रोवाइड करवाई। रेंट पे मुझे राइफ़ल मिली थी उस टाइम। रेंट पे राइफ़ल ली और वो जो राइफ़ल थी वो कॉम्पिटिशन लेवल की नहीं थी। अ, उसके लिए फिर मेरे पास जो किट इक्विपमेंट भी नहीं था और मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ मन में ये था कि मुझे खेलना है, पार्टिसिपेट करना है। मेरे पास कोई सामान नहीं था, वेपन नहीं ली और हम लोग सीधा कॉम्पिटिशन वाली जगह पे पहुँच गए। सिर्फ़ हमने एंट्री डाल दी और हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर धीरे-धीरे हर चीज़ सामने आने लगी कि अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? सबसे पहले राइफ़ल का हुआ। तो हमारी टीम के ही एक सर हैं, उन्होंने राइफ़ल प्रोवाइड करवा दी। वो जैसे कि मैंने बताया कि वो कॉम्पिटिशन लेवल की राइफ़ल नहीं थी। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है खेल लूँगी मैं खेल लूँगी। और उसके बाद फिर मेरे पास जो राइफ़ल शूटिंग के लिए किट इक्विपमेंट था वो भी नहीं था। वो भी हमने किसी से ट्राउज़र मतलब अलग किसी का और जैकेट किसी का, जो भी चीज़ें सबसे अलग-अलग चीज़ें हमने कलेक्ट की और मैंने वो कॉम्पिटिशन खेला। और जब मैंने खेला और मेरी उसमें सबसे बड़ी बात कि मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। मैं उसमें टॉप 8 में मैंने कर लिया और जो इंडो-भूटान की सिलेक्शन थी वो टॉप 6 जाने थे। तो मैं अभी शायद टॉप 8 पे थी। और ये फर्स्ट ट्रायल था, उसके बाद एक और ट्रायल था। सेकंड ट्रायल में भी सेम थिंग थी और सेकंड ट्रायल में मैंने 4th पोज़ीशन अचीव कर ली, जिसकी वजह से मेरी इंडो-भूटान में सिलेक्शन हो गई। और लेकिन ये चीज़ बताती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मतलब आप जो कुछ करना चाहते हो तो आप अगर उसके लिए अगर मन से, दिल से अगर आप उसके लिए रेडी हो तो चीज़ें अपने आप हैंडल होने लगती हैं। मतलब चीज़ें भी अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। मतलब वो जितने भी रास्ते आपके क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में, कि मैंने जो चाहा है मुझे मतलब ऐसा होता है कि कोई रास्ता नहीं होता कि हाँ, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा होगा और वो सच में वो चीज़ जो है अपने आप जो है अ, मतलब आपकी तरफ अट्रैक्टिव होती है और आपके रास्ते क्लियर होते हैं। वो कैसे भी होगी मुझे मतलब पता नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप रास्ते खुलते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपने करना है, उसकी तरफ बढ़ना है। अपने आप वो काम होते हैं। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में। अ, उसके बाद फिर अ, टू थ ये जो मैंने बताया ये फर्स्ट इंडो भूटान का था। उसके बाद सेकंड इंडो भूटान में भी जब मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, तो उस टाइम मैंने जॉब छोड़ने का भी प्लान कर लिया था। मेरी सर्विस में 10 साल सर्विस की है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो जब मैंने 2017 की बात है, अप्रैल 2017 की। तो मैंने जॉब छोड़ने का प्लान कर लिया था और मेरी अप्रैल में ही एंगेजमेंट थी। तो मेरे जो हस्बैंड है और इन-लॉज़ फैमिली बहुत सपोर्टिव हैं। उनकी वजह से ही मैंने जॉब छोड़ने का प्लान किया था क्योंकि वो लोग मुझे जॉब ना करवा के डायरेक्ट शूटिंग करवाना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं और करवा रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है जॉब छोड़ के अगर मैं घर से ही रह के अपनी जो करियर है उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रैल 2017 में मेरी एंगेजमेंट थी और उसी टाइम पे मेरा एक कॉम्पिटिशन आ गया था फिर से। उस कॉम्पिटिशन में भी सेम थिंग हुई थी कि मैं किसी घर में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी 3-4 महीने। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, मुझे खेलना है, मुझे सिलेक्ट होना है। मेरे मन में यही होता था कि नहीं सिर्फ़ मुझे खेलना है और उसके लिए मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा। मैं खेलूँगी अच्छे से, मेरी जो परफ़ॉर्मेंस होगी मैं बेस्ट दूँगी। मैं जो भी है कि प्रैक्टिस नहीं है तो कर नहीं पाऊँगी बट मैंने लास्ट जो भी मेरा बेस्ट शॉट था और उसमें ही मैंने इंडो भूटान में मैंने जगह भी ली और मैंने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल भी लिया उससे, उस एक शॉट से बिना प्रैक्टिस के। तो मतलब मन में था तो मैंने वो भी किया।
उसके बाद फिर मेरी एंगेजमेंट हुई, फिर मैंने अक्टूबर 2017 में जॉब रिज़ाइन कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मेरी फैमिली फैमिली ने मेरे नवंबर 2017 में मेरी शादी हो गई। फिर मैंने जो मेरे हस्बैंड जो हैं जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है इन-लॉज़ का, वो सारी शूटिंग में ही है। शूटिंग उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं उनकी वज़ह से ही अब जो भी शूटिंग आगे कंटिन्यू कर पाई हूँ। मैक्सिमम क्या होता है कि शादी के बाद शायद लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वज़ह से वो अपना जो भी काम नहीं कर पाती। जो भी उनका करियर चल रहा होता है, उनको छोड़ना पड़ता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ उल्टा हुआ है। तो अब मैं फ्री माइंड होके शूटिंग कर रही हूँ। मैं अभी कोचिंग भी कर रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो बीएसएफ में ही हैं। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। अ और अ, अभी मेरी एक बेटी भी है 1.5 साल की। तो ये भी एक जो करियर का है, ये भी एक फ़ेज़ है। मतलब आप अपने करियर के साथ-साथ अपनी फैमिली का भी मतलब उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैंने शूटिंग मेरी चल रही है, अभी मैंने 1 साल स्किप भी किया, मैं कोचिंग भी करती हूँ। अ, मैं अ, को मेरी बच्ची है छोटी, इसलिए अभी मैंने स्किप किया था 1 साल के लिए, बट मैं अभी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं प्रैक्टिस करती हूँ घर में, जितना भी हो सकता है। तो अ, मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने अब स्किप किया था, तो उस टाइम पे भी हमने ऐसा नहीं किया कि मैंने पूरा शूटिंग छोड़ दी थी। मैंने कोचिंग अ, ज फ्री में कोचिंग बच्चों को जिस जिस गाँव से मैं हूँ, उस गाँव में जो स्कूल है, वहाँ हम जाते हैं। मैं जब भी जाती हूँ टाइम निकाल के, तो मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, तो हम उनको स्पोर्ट्स का सारा सामान प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनमें हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसी कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो आपको रोक सके। अगर आप मेहनत करके कर रहे हो और सपने देख रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कर सकते हो। मेरी जो स्टोरी है, शायद मैं हर चीज़ नहीं भी बता पाई हूँ अभी आपको, लेकिन वो और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम सब शायद नहीं बता सकते, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो आपने सोच लिया है ना, जो आपने सपना देखा है, वो आपका कहीं न कहीं पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। और यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो सपने देखे मैंने पूरे किए, अब मैं उस राह पे चली हूँ, अभी भी मेरा बहुत बाकी अभी भी मैंने सब कुछ अचीव नहीं किया है, अभी तो मेरे चल रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ। अभी मेरी जो फैमिली कंप्लीट है, अब मैं फिर से दोबारा से जो है इसमें लाइन में जो भी आगे कॉम्पिटिशन्स होंगे अभी जैसे कि सबको पता ही है लॉकडाउन की वजह से वैसे भी सारे 1 साल का गैप हो ही गया है। तो उसमें भी हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करें, उनको इंस्पायर करें, उनको अ, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो आई कैन गाइड उनको कर कर सकती हूँ मैं क्योंकि अपना इतना एक्सपीरियंस है सिर्फ इसी में नहीं अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है जैसे वो भी मैं करती हूँ कि अगर उनको वेपन की ज़रूरत है तो शूटिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी हम शूटर्स की हेल्प करते हैं। तो यही होता है कि लाइफ में कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता। एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो उसको आप उसका जो भी फल होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप तभी जा पाओगे। तो मैं जितने भी विमेन्स हैं, लड़कियाँ हैं, जो मेरे जैसी होंगी, जो विलेज से हैं, तो उन सबको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मतलब कुछ भी हो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जब आप टूट जाते हो, जब आप फेल होते हो, तो उन उनको वो सबसे बड़ी गलती होती है अगर हम वो टूट के
जब हम गिरते हैं, टूट जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है उस टाइम, जो लोग दोबारा से उठने की कोशिश नहीं करते। वो सबसे बड़ी गलती होती है। एक बार आप उठिए, दोबारा दोबारा स्टार्ट करिए उस चीज़ को। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत सारी ऐसे स्टोरीज़ होंगी जिनको जो ऐसे ही लोग हैं, जो गिर के उठे हैं, जिन्होंने हिम्मत, और वही सक्सेसफुल हुए हैं। ये हमारे मतलब ये एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं जो मतलब गिर के उठे हैं, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अ, जो भी मैंने आपसे शेयर किया है, जैसे भी मैंने शेयर किया है, अगर मेरी स्टोरी अगर आपको इंस्पायर करेगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात होगी। और मैं आमरा फाउंडेशन को एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी को शेयर करने का मौका दिया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।